हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। रूहान मुस्कुरा कर बोला, बस इतनी सी बात। डैड के नाम की स्पेलिंग तो मुझे आती है। मासी, मम्मा के हाथ पर मैं लिख दूं प्लीज। रूहान की रिक्वेस्ट करने पर खुशी ने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाया। इसके बाद रूहान अपनी मम्मा के हाथ पर मेहंदी से नाम लिखने लगा और कुछ ही देर में वह नाम कंप्लीट हो गया। सब लोगों ने जैसे ही नाम को पढ़ा पूरी तरह हैरान हो गए। वहीं दूसरी तरफ जेल के सेल में अयान खान, जो कि अपनी टूटी बिखरी सी हालत में एक कोने में बैठा हुआ था, उसके कानों में रूही की बातें गूंज रही थी। अयान खान, मैं तुमसे तुम्हारे सारे हक छीनती हूँ। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी और यही तुम्हारी सजा है। इन शब्दों को याद करते हुए अयान खान की आंखों के सामने रूही का वह सालों पुराना आंसुओं से भीगा हुआ चेहरा नजर आ रहा था। उसकी तड़प और दर्द भरी आवाज गूंज रही थी। अयान खान को कुछ पुरानी बातें याद आ रही थी। 7 साल पहले खानविला में एक बहुत ही बड़ी और आलीशान पार्टी ऑर्गेनाइज हुई थी उसके न्यू प्रोजेक्ट के सक्सेस की खुशी में। हालांकि यह पार्टी तो सिर्फ एक बहाना था रूही को एक बार फिर एक नया दर्द देने का। अयान खान ने इस पार्टी में रिया को अपनी बीवी के रूप में दुनिया के सामने इंट्रोड्यूस किया था और रूही उसकी मिस्ट्रेस के तौर पर एक कॉर्नर में खड़ी थी। रिया की बदौलत अयान खान के सभी बिजनेस पार्टनर यह जानते थे कि रूही उसकी मिस्ट्रेस है, क्योंकि रिया बिजनेस पार्टनर की बीवी के साथ रूही का जिक्र कर चुकी थी। उन सभी औरतों को रूही पर गुस्सा आता था कि एक ही छत के नीचे अयान खान अपनी बीवी और मिस्ट्रेस के साथ कैसे रह सकता है, जिस पर रिया मासूम सा चेहरा बनाकर कहती थी कि उसके पति की खुशी इस लड़की के साथ है तो उसे मंजूर है। वह डर के मारे इसलिए कुछ नहीं कह पाई, क्योंकि अगर उसका पति नाराज होकर उसे छोड़ देगा तो वह अपनी पति के बिना रह नहीं सकती। उसे बहुत प्यार करती है। बस फिर क्या, दुनिया की नज़रों में एक रखेल बीवी बन गई, एक बीवी वैश्या। अयान खान को भी इसके बारे में पूरी जानकारी थी और सच कहें तो उसे इन चीज़ों से फर्क ही नहीं पड़ता था। इनफैक्ट उसे खुशी होती थी रूही की आंखों में आंसू देखकर। तभी एक बिजनेस पार्टनर ने अयान खान के कानों में कुछ कहा, जिसे सुनकर अयान खान कुछ पल के लिए खामोश रहा, लेकिन फिर अपने होठों पर डेविल स्माइल लिए वह कॉर्नर में खड़ी रूही के पास गया, जो सभी की आंखों में अपने लिए नफरत और घृणा देखकर किसी के बीच जाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। उसका दिल किया कि वह इस पार्टी को छोड़कर चली जाए, लेकिन अयान खान ने उसे सख्त वार्निंग दी थी। अगर वह इस पार्टी को छोड़कर गई तो उसके पागल भाई, जो कि फिलहाल जिंदा था, वह उनका अस्पताल में ट्रीटमेंट बंद करवा देगा और अपने भाई के लिए ना चाहते हुए भी रूही दुनिया की नफरत का सामना कर रही थी। वह मजबूरी में पार्टी में आ तो गई थी, लेकिन उस पर क्या गुजर रही थी यह सिर्फ वही जानती थी। और तभी अचानक उसे मोबाइल फोन कॉल के जरिए इन्फॉर्मेशन मिली कि उसके भाई की मौत हो चुकी है। यह खबर सुनते ही रूही के पैरों तले जमीन निकल गई। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। उसके हाथों से मोबाइल फोन छूट गया और वह फटी फटी आंखों से सामने खड़े अयान खान को देख रही थी, जो अपने होठों पर डेविल स्माइल लिए लगातार शराब के जाम लगा रहा था। उसके होठों पर वह घटिया मुस्कान देखकर रूही समझ चुकी थी कि अयान खान ने अपना वादा तोड़ दिया है और बस यही पल था जब वह खुद को खत्म कर लेने की सोच चुकी थी। यह झटका भी उसके लिए कम न था कि तभी कुछ ही दूरी पर खड़ी रिया ने उसे इन्फॉर्मेशन दी कि वह प्रेग्नेंट है। बस फिर क्या, रूही के कदम लड़खड़ा गई। वही अयान खान, जो कि रूही को टूटा हुआ देख रहा था, उसका दिल अभी रूही को तकलीफ देने से भरा नहीं था, इसीलिए वह उसके पास गया और बोला कि आज वह बहुत खुश है। बिजनेस की दुनिया में उसने एक नया प्रॉफिट गेन किया है, साथ ही अपने एक दुश्मन को ख़त्म किया है, इसीलिए उसने यह पार्टी अरेंज की है। पर अफसोस, इस पार्टी का रंग कुछ फीका फीका सा। यहाँ कुछ तो कमी है, शायद कुछ डांसर की, पर क्योंकि अब इस वक्त कोई भी डांसर इतने शॉर्ट नोटिस पर यहाँ नहीं आ सकता और अयान खान नहीं चाहता कि उसकी पार्टी अधूरी रह जाए। यहाँ इसमें रंग डालने का काम रूही को करना होगा ताकि लोग इंटरटेन कर सकें। रूही अयान खान की बातों का मतलब बहुत अच्छे से जानती थी। उसे उस घटिया इंसान की बातें सुनकर यकीन नहीं हो रहा था कि कोई इस कदर कैसे गिर सकता है। एक तो उसने उसके भाई को मार दिया और अब उसकी मैयत पर रोने का मौका भी नहीं दे रहा, बल्कि उसे नचाना चाहता है, वह भी भरी पार्टी में। रूही को इतना जोर से गुस्सा आया कि उसने खींचकर अयान खान के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। अयान खान इसके लिए रेडी नहीं था। उसका चेहरा अचानक एक तरफ झुक गया। पार्टी में सभी लोग हैरानी से रूही को देख रहे थे। रिया ने तो हैरानी से मुंह पर हाथ रख लिया था। अयान खान का खून खोल उठा। वह गुस्से से पलटकर रूही की तरफ देखता है तो रूही उसे आंखों में आंसू लिए
अपने होठों पर कड़वी मुस्कान लिए अयान खान की आंखों में आंखें डालकर दर्द भरी आवाज में बोली, हर हद पार कर दी तुमने, सब कुछ खत्म कर दिया। अयान खान, तुमने मेरी मोहब्बत को दुनिया के सामने रुसवा कर दिया। मेरी हक, मेरी मोहब्बत, हर चीज का मजाक उड़ाकर अपने पैरों तले कुचल दिया और आज मेरे भाई की जान ले ली। क्यों, आखिर क्यों? तुम्हारी बीवी होने के बावजूद मैं दुनिया के सामने सिर्फ तुम्हारी रखैल बनकर रह गई। तुम्हारा यह सितम भी कम न था जो तुमने मेरी जगह मेरे ही बिस्तर पर किसी और को दे दी और आज मेरे जीने की आखिरी वजह मेरे भाईजान को भी छीन लिया। अयान खान, मेरी एक बात याद रखना, एक औरत सब कुछ माफ कर सकती है पर अपने पति की बेवफाई नहीं। हर पल हर वक्त मैं तुम्हारे सामने रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, यह जानने के बावजूद कि यह सब तुम्हारे सामने फिजूल है। मैंने अपनी आखिरी दम तक कोशिश की है कि तुम्हें तुम्हारी गलतियों का एहसास करवा सकूं, पर शायद मैं ही गलत हूं। इसीलिए अब मैं तुम्हारे सामने नहीं रोऊंगी। पर मेरी एक बात याद रखना, एक वक्त आएगा जब तुम्हारे पास सब कुछ होकर भी कुछ नहीं होगा। तुम्हारे पास मेरी मोहब्बत नहीं होगी, मेरी आंखों में तुम्हारा अक्स नहीं होगा और तब तुम्हें एहसास होगा कि तुमने क्या खोया है। मेरे यह आंसू तुम्हारी आंखों में होंगे और तब तुम्हें मेरे दर्द का एहसास होगा कि जब अपनी मोहब्बत किसी और की बाहों में जाती है, उसे धोखा मिलता है, वह हमारी चीखों को सुनकर भी उसे अनसुना करता है, तो क्या महसूस होता है। तुम चाहते हो मैं इस भरी महफिल में नाचूं, तो ठीक है, मैं नाचूंगी और दिल खोलकर नाचूंगी, ताकि यह हवाएं, यह फिजाएं और वह खुदा जो ऊपर बैठा है, जिसने अपनी आंखें इस कदर बंद कर रखी हैं कि मैं उसे नजर ही नहीं आती, उसके कानों तक मेरी चीखें जाएं। इतना कहकर रूही मुस्कुराते हुए अपने होठों की स्माइल के पीछे अपना दर्द छुपाकर लोगों के बीच स्टेज पर डांस करने लगी और एक दर्द भरा गाना शुरू किया। चलो आखिरी मुलाकात को यादगार बना देते हैं, जाते जाते तेरा ये वहम भी मिटा देते हैं। बस यही खासियत थी तुम में कि तुम्हें हम चाहते थे, आज तक यही झूठ कहा था तुमसे, चलो आज सच बता देते हैं। चीज एक बेवफा थी बड़ी, यारो वो भी मुझे मिल गई, वो ना बन जाए किस्मत मेरी, दुआ कीजिए। ना कभी मैं उससे फिर मिलूं, ना कभी इसका नाम लूं, ना मुझे फिर से हो आशिकी, दुआ कीजिए, दुआ कीजिए। जिसकी आंखों की तारीफ में मैंने लिख दी कई शायरी, ख्वाब देखे थे जिनसे कई, वो निगाहें दगाबाज थी। मेरे अश्कों की फरियाद है जिस तरह की मेरे साथ है, कोई उनसे करे दिल लगी, दुआ कीजिए, दुआ कीजिए। रूही अयान खान की आंखों में आंखें डालकर दर्द भरी आवाज में बोली, एक दिन खुलेंगी आंखें जब होश में आओगे, देखोगे जब आईना, खुद से भी डर जाओगे। तन्हाइयां आएंगी जब महफिलें जाएंगी, हम ढूंढ लेंगे कोई, पर तुम किधर जाओगे। एक रोज मेरी यादों में तड़पेगा तू, क्या प्यार के लिए मेरा तरसेगा तू। रूही अपने कलेजे पर हाथ रखकर सिसक सिसक कर रोते हुए इसकी हर कसम तोड़ दी। यारो जो मेरी ना हो सकी वो किसी की भी ना हो कभी, दुआ कीजिए, दुआ कीजिए। इसके साथ ही रूही रोते हुए पार्टी को छोड़कर अचानक ही सड़क पर निकल गई। उसके बाद वह कहाँ गायब हो गई किसी को मालूम नहीं। प्रेजेंट टाइम इन बातों को याद करते हुए अयान खान की आंखों में दर्द था कि तभी एक हवलदार ने आकर उसे इन्फॉर्म किया, सुनो अयान खान, तुमसे कोई मिलने आया है। और यह सुनते ही अयान खान की आंखों में चमक आ गई। उसे लगा जैसे रूही उससे मिलने आई है। वह एकदम से अपने होश में आया और अपनी जगह पर खड़ा होकर रूही के आने का इंतजार करने लगा, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों की चमक गायब हो गई जब उसने अपने सामने समीर अली को देखा। समीर को देखते ही उसके चेहरे के एक्सप्रेशन डार्क हो गए और उसने गुस्से से कहा, तुम अब क्या लेने आए हो यहाँ? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी और नहीं तुम्हारा चेहरा देखना है, निकल जाओ यहाँ से। लेने नहीं, देने आया हूँ अयान खान। मुझे भी तुम्हारा चेहरा देखने का कोई शौक नहीं है, पर सोचा कि हम लोग एक दूसरे को काफ़ी लंबे वक्त से जानते हैं, ऐसे में मुझे अपनी खुशियाँ किसी के साथ बांटनी चाहिए। अब अनफॉर्चुनेटली मेरा तो इस दुनिया में कोई था नहीं, पर बहुत जल्द होने वाले हैं और इसी खुशी में मैं तुम्हें इनविटेशन देने आया हूँ। समीर की बात सुनकर अयान खान उसे कन्फ्यूजन में देखने लगा कि तभी समीर अपनी शादी का कार्ड अयान खान की तरफ देते हुए बोला, 2 दिन बाद मेरी शादी है। ओह सॉरी, तुम तो आ नहीं पाओगे। हो सके तो बेस्ट विशेस दे देना, लेकिन तुम्हारी हालत देखकर लगता नहीं है कि अब खुदा तुम्हारी दुआ भी कबूल करते होंगे। वह क्या है ना, मैंने कहीं सुना है, खुदा के घर देर है अंधेर नहीं। वह देर से सुनता है पर सुनता जरूर है।
तुम्हारा तो मालूम नहीं, पर शायद मेरा और मेरी रूही का जरूर सुन लिया है। खैर चलता हूँ, बाकी लोगों को भी शादी का कार्ड बांटना है और बहुत सारी तैयारी करनी है। खुदा हाफिज। इतना कहकर समीर वहाँ से जाने लगा कि तभी उसे कुछ याद आया और उसने धीरे से पलटकर मुस्कुराकर अयान खान से कहा, और हाँ, एक बात तो मैं बताना भूल ही गया, मेरा बेटा रूहान तुम्हें बिल्कुल भी याद नहीं करता, क्योंकि वह मेरा और मेरी रूही का बेटा है, इसीलिए उसे याद मत करना और अपने गुनाहों की सजा काटो, शायद यही तुम्हारी सजा है। इतना कहकर समीर उसे एक आंख मारकर वहाँ से निकल गया और उसकी बातों को सुनकर अयान खान के पैरों तले जमीन निकल गई। उसके हाथों से शादी का कार्ड छूट गया और वह फ्लोर पर पड़े हुए शादी के कार्ड को फटी फटी आंखों से देख रहा था, जिसमें समीर और रूही का नाम लिखा हुआ था, जिसे पढ़ते ही उसके कदम अचानक से डगमगा गए। नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता, यह हो नहीं सकता। मेरी रूही किसी और की, मेरी रूही किसी और की। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रूही, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, तुम मेरे अलावा किसी और की नहीं हो सकती। रूही, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, किसी भी कीमत पर नहीं होने दूंगा। कोई है, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। मेरी रूही किसी और की, मेरी रूही, मुझे उसे रोकना है, प्लीज दरवाजा खोलो। अरे कोई सुन रहा है मेरी बात? अयान खान पागलों की तरह चिल्ला रहा था, पर अफसोस कि यहाँ उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। अयान शादी के कार्ड को फटी फटी आंखों से देख रहा था, जिसमें समीर और रूही का नाम लिखा हुआ था, जिसे पढ़ते ही उसके कदम अचानक ही डगमगा उठे। नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता, यह नहीं हो सकता। मेरी रूही किसी और की, मेरी रूही किसी और की। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रूही, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, तुम मेरे अलावा किसी और की नहीं हो सकती। रूही, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, किसी भी कीमत पर नहीं होने दूंगा। कोई है, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। मेरी रूही किसी और की, मेरी रूही, मुझे उसे रोकना है, प्लीज दरवाजा खोलो। अरे कोई सुन रहा है मेरी बात? अयान खान पागलों की तरह चिल्ला रहा था, पर अफसोस कि यहाँ उसके सुनने वाला कोई नहीं था। दूसरी तरफ खान विला, रात का वक्त। रिया एक बड़े और शानदार हॉल में बदन पर नी लेंथ ब्राउन सेक्सी नाइटी पहने, जो कंधे पर पतली डोर से टिका हुआ था, लेकिन साथ में एक लॉन्ग सरग था। एक हाथ में वाइन का ग्लास लिए, दूसरे हाथ में मौजूद किसी की शादी का कार्ड देखते हुए, होठों पर तिरछी मुस्कान लिए बोली, फाइनली मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा कांटा हमेशा हमेशा के लिए निकलने जा रहा है। यह तुम्हारी शादी का कार्ड नहीं रूही, बल्कि मेरी कामयाबी और जीत की वह सीढ़ी है, जिस पर बहुत जल्द मैं अपने कदम रखने वाली हूँ। तुम्हें क्या लगता है समीर के साथ शादी करके तुम मुझसे बच जाओगी? कभी नहीं। तुम तो मेरी आंखों में बचपन से चुभती आई हो, हर पल हर सेकंड। मैं बस तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं, बल्कि खून बहने की ख्वाहिश रखती हूँ। इसीलिए तो आज तक अयान खान की इतनी टॉर्चर और इंसल्ट के बावजूद उसके साथ रही। हाँ, यह बात अलग है कि उसके साथ रहकर मुझे बेनिफिट भी काफ़ी हुआ है, लेकिन उससे भी बड़ी मेरी जीत। हर पल तुम्हारी आंखों में आंसू, दर्द और आज तुम्हारी नफरत देखकर सचमुच मेरे दिल को बड़ा सुकून मिल रहा है। एक पल के लिए तो मैं डर गई थी जब तुम अपने बेटे के पीछे पीछे इस विला में आई थी। सच मानो ऐसा लगा जैसे मेरे इतने साल की मेहनत बर्बाद होने वाली है। लेकिन मानना पड़ेगा, तुमने तो बहुत गजब की बाजी खेली। अपना वह बेवकूफ़ बेटा अयान खान की कैद से निकाल ले गई। पर अफसोस, काश तुम्हें मालूम होता कि तुमने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी है। काश तुमने अयान खान की आंखों में वह देखा होता जो मैं देख रही हूँ। तुम्हें पाने की चाहत, तुम्हारे जाने के उस पहले दिन से हर पल मेरे दिल में बस यही घबराहट थी कि तुम वापस ना आ जाओ। और जिस दिन मुझे मालूम हुआ कि तुम जिंदा हो, सच मैंने पूरी कोशिश की थी तुम्हें ख़त्म करने की, बस स्टिल मुझे अपना प्लान कैंसिल करना पड़ा, क्योंकि खुशकिस्मती से तुम्हारा वह बेवकूफ़ पति अयान खान, जो तुम्हें इतने सालों से पागलों की तरह ढूंढ रहा था, वह इस बार भी अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर पाया। इडियट, खुद को बहुत चालाक समझता है, बट यू नो व्हाट, मैं दुनिया में उससे बड़ा बेवकूफ़ इंसान आज तक नहीं देखा। जिसे मोहब्बत करता है उसे ही तकलीफ़ देता है। खैर, मुझे इससे क्या, वह जिए या मरे, आई डोंट केयर। उस जैसा इंसान मर भी जाए तो किसी को फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। माना कि मैं बुरी थी क्योंकि मैं तुमसे नफ़रत करती थी, पर अगर मोहब्बत करने वाले उसकी तरह हूँ तो बेहतर है इंसान मोहब्बत से ज़्यादा पैसों की कदर करे।
एटलीस्ट वह धोखा तो नहीं देता। अब मुझे ही देख लो, तुम्हारी जगह लेकर तुम्हारे हिस्से की प्रॉपर्टी पर ऐश कर रही हूँ और तुम सड़कों पर। हा 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 हा। खैर, इन सब बातों में मेरा ही फायदा हुआ। वह बुढ़ा अब्दुल्ला मेरे रास्ते से हट गया। नाक में दम कर रखा था बूढ़े ने। बेटे को समझाता था कि मुझे छोड़ दे। सच कहूँ तो हर पल मुझे यही डर था कि कहीं अयान खान उसकी बातों में आकर मुझे सचमुच घर से ना निकाल दे। इतने सालों में कितनी बार कोशिश की वह मुझे लीगल शादी कर ले, पर पता नहीं उसके दिमाग में क्या चलता रहता है। बीवी का नाम तो दिया, लेकिन हक नहीं। पर तुम रूही, अच्छा है तुम खुद ही मेरे रास्ते से हट गई, वरना मजबूरी में मुझे दोबारा तुम्हें मारने की कोशिश करनी पड़ती। खैर, मरना तो तुम्हें है ही, कुछ दिन बाद मर जाना। फिलहाल समीर के साथ अपनी शादी एंजॉय करो। वैसे भी तुम्हें अभी मारकर मुझे कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि सबका शक मेरे ऊपर ही जाएगा। पहले तो मेरा प्लान था जेल में जाकर अयान खान को तुम्हारे खिलाफ भड़काऊं, जैसे आज तक करती आई थी। लेकिन पता नहीं उस आदमी के दिमाग में अब क्या चल रहा है। उसने मुझसे मिलने से इनकार कर रखा है। लाइक सीरियसली। खैर, नहीं मिलना तो नहीं मिले, मेरी बला से मैं कौन सी मरी जा रही हूँ उससे मिलने के लिए। मैं तो कहती हूँ पड़े रहे जेल में ही, वैसे भी घर आकर जीना हराम कर देता है। रिया अपने आप में बात कर ही रही थी कि तभी उसे किसी की कॉल आई। उसने फ़ोन कॉल रिसीव किया तो दूसरी तरफ से बात सुनकर पूरी तरह हैरान हो गई। वट, यह तुम क्या बकवास कर रहे हो वकील? अयान खान ने अपनी पूरी प्रॉपर्टी? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? वह मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? मैंने तुम्हें समझाया था ना, किस बात के पैसे लेते हो तुम? बोलो मत। अयान खान तुम्हें जितनी फीस दे रहा है उससे ज़्यादा मैं। कि तभी फ़ोन की दूसरी तरफ से वकील ने कहा, देखिए मिस रिया, जानता हूँ कि मिस्टर अयान खान मुझे अपना डिफेंस लॉयर होने के नाते जितनी फ़ीस दे रहे हैं उससे ज़्यादा आप मुझे पेमेंट कर रही हैं, और इसीलिए तो मेरी वफादारी अयान खान से ज़्यादा आपकी तरफ है। और आपके ही कहने पर मैंने केस को जानबूझकर इतना कमज़ोर कर दिया है। अयान खान इतने महीने से जेल में है और आगे भी मेरी कोशिश है कि उन्हें बेल ना मिले, बट क्या कर सकते हैं, मेरे भी हाथ बंधे हुए हैं। भूलिए मत, अयान खान कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है। अगर उसे मुझ पर शक हुआ तो मेरा कैरियर और ज़िंदगी दोनों ख़त्म हो जाएगी। खैर, मैं आपको यही इन्फॉर्म करने के लिए फ़ोन किया था कि अयान खान ने मुझे एक स्पेशल डॉक्यूमेंट बनाने का ऑर्डर दिया है। वह अपनी पूरी प्रॉपर्टी अपने बेटे रूहान और वाइफ रूही को देना चाहते हैं, जिसमें उसका बिजनेस और पुश्तैनी प्रॉपर्टी भी शामिल है। और मैं और मेरी बेटी का क्या? इतने साल अयान खान के साथ रहकर। इससे पहले रिया आगे कुछ कहती, वकील ने कहा, रहना और कानूनी हक में फ़र्क होता है मिस रिया। अयान खान ने कोर्ट में यह साबित किया है कि आपका और उनका कोई लीगल रिश्ता नहीं है। यहाँ तक कि आपकी बेटी जिया भी उनकी बेटी नहीं है। इसके बाद आप लोगों को कोई भी कानूनी हक नहीं बनता कि उन पर या उनकी प्रॉपर्टी पर। हाँ, अगर वह चाहे तो दे सकते हैं, पर मुझे नहीं लगता कि वह ऐसा कुछ चाहते हैं, और उनके वकील होने के नाते मुझे मजबूरी में मुझे वह पेपर रेडी करने पड़े। इनफैक्ट यह बातें काफ़ी कॉन्फिडेंशियल होती हैं, लेकिन फिर भी आपकी तरफ अपनी वफादारी दिखाते हुए मैंने यह बात आपको बता दी है। खैर, मैं रखता हूँ, कहकर वकील ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। इसके बाद हैरानी से रिया के हाथों से फ़ोन गिर गया। वह एकदम से सोफे पर ढेर हो गई और फटी फटी आंखों से ज़मीन देखते हुए अपने बाल नोच कर बोली, यह अयान खान ने क्या किया? आखिर वही हुआ जिसका डर था। उसने मेरी प्रॉपर्टी। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। यह प्रॉपर्टी मेरी है, सिर्फ मेरी। रिया गुस्से से दांत पीसते हुए रूही को याद करके बोली, रूही, तुमने यह बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। तुम्हारी वजह से मेरा सब कुछ एक बार फिर से दांव पर लग गया, और मैं यह बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी रूही, जान से मार दूंगी। इतना कहकर रिया तुरंत अपना मोबाइल फ़ोन उठाती है और किसी को कॉल करती है। हेलो, मेरी बात ध्यान से सुनो। एक लड़की को ख़त्म करना है, फ़ोटो और कीमत पहुंच जाएगी। और हाँ, साथ ही साथ उसके बेटे को भी ख़त्म कर देना, और अगर कोई रास्ते में आए तो उसे भी। मुझे किसी भी कीमत पर उन दोनों की लाश चाहिए, समझे? एडवांस भेज रही हूँ, बाकी काम होने के बाद। इतना कहकर रिया ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और शराब की बोतल अपने होठों से लगाते हुए उसकी एक ही सांस में पूरी बोतल गटक कर बोली, अब देखती हूँ रूही, तुम कैसे बचती हो। लगता है तुम्हारी मौत मेरे ही हाथों लिखी थी। अब ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। हा 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 हा।
दूसरी तरफ जिंदल विला। रूही हैरानी से अपनी मेहंदी देख रही थी और आसपास खड़े लोग भी हैरान रह गए। तभी रूहान ने रूही के हाथ की मेहंदी देखी और घबराकर बोला, आई एम सॉरी मम्मा, वह गलती से मुझे याद ही नहीं रहा कि मुझे यहाँ समीर डैड का नाम। बेचारा छोटा सा बच्चा परेशान हो रहा था। वह जल्दी से टिश्यू पेपर लेकर अपनी माँ की मेहंदी पोंछने ही वाला था कि तभी खुशी ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और परेशान होकर बोली, रूहान बेटा रहने दो, ऐसे हाथ में लगी हुई मेहंदी पोंछना अच्छा शगुन नहीं है। तुम टेंशन मत लो, हम देखते हैं, आप जाओ जाकर खेलो। खुशी के कहने पर रूहान बेचारा घबरा कर, लेकिन मासी, उस छोटे से बच्चे को ज़्यादा पैनिक करते हुए देखकर निकिता प्यार से उसके गाल को सहलाकर बोली, रूहान बेटा छोटी सी तो गलती है, चिंता मत करो, हम हैं ना। आप जाओ, जाकर अंश और अधरव को देखो, वह दोनों कब से आपके साथ खेलने के लिए आपको ढूंढ रहे हैं। और निकिता की बात सुनकर रूहान ने अपनी माँ की तरफ देखा। रूही जो कि अपनी फटी फटी आंखों से अपने हाथों की मेहंदी की तरफ देख रही थी, जहाँ रूहान ने गलती से समीर की जगह अयान का नाम लिख दिया था। कुछ पल के लिए तो वह सदमे में ही चली गई थी। उसके जख्म एक बार फिर से ताज़ा हो गए थे। यह वही नाम था जो कभी उसके दिल पर हुआ करता था, लेकिन आज उसे अपनी मेहंदी पर भी तकलीफ दे रहा था। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन सभी को नजर आ रहे थे। तभी निकिता के इशारे पर गौरी रूहान को अपने साथ ले गई। खुशी जल्दी से रूही के पास बैठी तो रूही की आंखों में नमी आ गई थी। खुशी दूसरी मेहंदी उठाकर रूही के हाथ की मेहंदी को ठीक करने की कोशिश कर रही थी कि तभी रूही जल्दी से रोते हुए अपने कमरे में चली गई। और यह देखकर निकिता और खुशी परेशान हो गए। उन्हें रूही की फीलिंग समझ में आ रही थी। निक्की, रूही, तो जोया ने कहा, कुछ जख्मों के निशान भरने के बाद भी दर्द देते हैं खुशी दीदी, और रूही का दर्द भी कुछ ऐसा ही है। वह तो समझदार है, लेकिन रूहान, क्या वह इस दर्द से बाहर निकल पाएगा? जोया की बात सुनकर निकिता भी थोड़ा परेशान होते हुए बोली, भले ही वह बच्चा है, लेकिन वक्त ने उसे काफ़ी समझदार बना दिया है। अपनी माँ को दर्द में देखकर भले ही आज उसे अपने बाप से नफरत हो रही है, पर मुझे इस बात की चिंता है कि कहीं यह चीज़ें, यह वक्त और हालात उसके मासूम दिल पर कोई निशानी ना छोड़ दे। क्या वह इन सब चीज़ों से निकल पाएगा? जब तक वह अपने बाप से नहीं मिला था, यह सब इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन आज जबकि वह हर एक सच से वाकिफ़ है, क्या इसके बावजूद वह खुद को संभाल पाएगा? खुशी, रूही का यह फैसला सही तो है ना? कहते हुए निकिता ने परेशानी और कन्फ्यूजन में खुशी की तरफ देखा तो खुशी एक नज़र में सामने कुछ ही दूरी पर बैठे हुए रूहान की तरफ देखती है, जिसे गौरी और सोना मिलकर अधरव, अंश और गौरी की 6 महीने की बच्ची श्रेया के साथ खिला रहे थे। वह उसका ध्यान भटकाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद रूहान के चेहरे पर मायूसी थी और उसे देखकर खुशी खुद परेशान हो गई। पता नहीं निक्की, क्या सही है और क्या गलत। एक औरत होने के नाते, एक इंसान होने के नाते हमारा दिमाग कहता है कि रूही का फैसला बिल्कुल सही है। उसे भी हक है प्यार का, अपने दर्द को भूलकर खुशियों को हासिल करने का। और समीर वही इंसान है जो उसे यह सब चीज़ें दे सकता है। लेकिन जब रूहान की तरफ देखती हूँ तब, राम जी, रूही के लिए क्या सही है क्या गलत, अब आप ही कुछ बताइए ना। रूहान को देखकर कभी कभी ऐसा लगता है कहीं उस मासूम बच्चे के साथ कुछ गलत ना हो जाए। कहते हुए रूही की आंखों में नमी आ रही थी तो वहीं दूसरी तरफ रूही रोते हुए अपने कमरे के बाथरूम में आ गई और जल्दी जल्दी पानी से अपनी मेहंदी को धोने लगी। वह अयान खान के नाम को कस के रगड़ते हुए अपने हाथ से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। उसने अपने हाथों को इतना रगड़ा था जिससे वहां से खून निकलने लगा था। उसकी हथेली छिल चुकी थी। उसके दिल का दर्द आंखों से आंसू बनकर बह रहा था। लेकिन लगभग आधे घंटे तक हाथों को बुरी तरह रगड़ने के बावजूद उसने जब अपने हाथों को देखा तो अयान खान का नाम उस पर छप चुका था, जिसे देखते हुए वह टूटकर फ्लोर पर बिखर कर रोने लगी थी। वह अपने चेहरे को अपने घुटनों में छुपाकर रोते हुए शिकायत कर रही थी, क्यों 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 तुम्हारा नाम मेरा पीछा नहीं छोड़ता? मैं तुमसे नफरत करती हूँ मैं तुमसे। आई हेट यू, चले जाओ मेरी जिंदगी से, बहुत दूर बहुत दूर। रूही फूट फूट कर रो रही थी। दूसरी तरफ खुशी अपने कमरे में मौजूद अपने छोटे से बेटे अंश को सुलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी आंखों के सामने बार बार रूही और रूहान का चेहरा घूम रहा था। वह अपने ही दिमाग के मंथन में लगी हुई थी।
रूही की जिंदगी में जो कुछ भी बदलाव हुए थे वह सचमुच उसे काफ़ी तकलीफ दे रहे थे कि तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और अक्षत अंदर आया, जिसके एहसास से ही खुशी अपने होश की दुनिया में वापस आई। उसने अपनी नज़र उठाकर देखा तो अक्षत अपने होठों पर प्यारी सी मुस्कान लिए, हाथों में रेड और वाइट रोज का फ्लावर बुके और एक हाथ से अपने कान पकड़े हुए खुशी के सामने आकर खड़ा हो गया। जान सॉरी, वह काम बहुत ज़्यादा था और इससे पहले अक्षत आगे कुछ कहता, खुशी जो कि अब अपनी बीवी मोड में आ चुकी थी, गुस्से से मुंह बनाकर अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए बोली, करे। खुशी अपने ही दिमाग के मंथन में लगी हुई थी। रूही की जिंदगी में जो कुछ भी बदलाव हुए थे वह सचमुच उसे काफ़ी तकलीफ दे रहे थे कि तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और अक्षत अंदर आया, जिसके एहसास से ही खुशी अपने होश की दुनिया में वापस आई। उसने अपनी नज़र उठाकर देखा तो अक्षत अपने होठों पर प्यारी सी मुस्कान लिए, हाथों में रेड और वाइट रोज का फ्लावर बुके और एक हाथ से अपने कान पकड़े खुशी के सामने आकर खड़ा हो गया। जान सॉरी, वह काम बहुत ज़्यादा था और इससे पहले अक्षत आगे कुछ कह पाता, खुशी जो कि अब अपनी बीवी मोड में आ चुकी थी, गुस्से से मुंह बनाकर अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए बोली, हाँ तो अभी आने की क्या ज़रूरत थी, पूरा काम कंप्लीट करके आते, इनफैक्ट ना भी आते तो क्या बिगड़ जाता। वैसे भी आपको कौन सा किसी की पड़ी है, कोई आपका इंतज़ार करे या कुछ भी। जाइए अपने ऑफिस, मुझसे बात मत कीजिए, मुझे नींद आ रही है। इतना कहकर खुशी ब्लैंकेट से अपने बदन को कवर कर उसमें छिपने लगी और उसकी नाराज़गी को देखकर अक्षत जल्दी से एक नज़र खुशी के बगल में सोए हुए अपने बेटे को देखता है और अपना सर झटक मुस्कुराकर बोला, लगता है इसकी माँ आज इस सचमुच मुझ पर फटने वाली है। कोई बात नहीं, मैं अपनी जान को संभालना जानता हूँ। इतना कहकर अक्षत मासूम सा चेहरा बनाकर मीठी सी आवाज़ में बोला, जान मुझे भूख लगी है। हाँ तो सर्वेंट से कहकर मंगा लीजिए, मुझे मत कहिए। जान तुम भूल गई, मुझे तुम्हारे हाथों से खाना खाने की आदत है। फिर दुखी मन से मुंह बनाते हुए बोला, नहीं रहने दो, तुम मुझसे नाराज़ हो ना, तो तुम क्यों खिलाओगी मुझे खाना। यू नो व्हाट, मैं बहुत लापरवाह हो गया हूँ, मेरी यही सज़ा है, भूखे रहूँगा तो अकल ठिकाने आ जाएगी मेरी। इतना कहकर वह अपनी जगह से उठकर बाथरूम की तरफ चला गया और इस बात का एहसास होते ही कि अक्षत भूखे रहने वाला है, खुशी एक झटके में अपना ब्लैंकेट हटाकर बिस्तर से कूद उतरी। ओहो क्या मुसीबत है, नाराज भी खुद हो और सेवा भी खुद करो, खड़ूस कहीं के। ठीक है वह भूखे हैं बस इसलिए, वरना मैं उनसे नाराज हूँ। हाँ बिल्कुल भी बात नहीं करूँगी उनसे। खुशी मुंह बनाकर इंटरकॉम पर कॉल करके सर्वेंट को खाना ऊपर लाने का ऑर्डर देती है तो वहीं अक्षत जो कि बाथरूम में दरवाजे से छिपकर मन ही मन मुस्कुरा रहा था, अपना सर झटकते हुए बोला, फंस गई ना मेरे जाल में, आप देखो मैं कैसे तुम्हें अपने करीब लाता हूँ। अक्षत मुस्कुराकर फ्रेश होने लगा। थोड़ी देर में वह टॉवल से अपने बालों को पोंछते हुए बाहर निकला तो खुशी डिनर सर्व कर उसका इंतजार कर रही थी। अक्षत को देखते ही वह अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए, खाना ठंडा हो रहा है, जल्दी आइए। खुशी की बात सुन अक्षत जो कि इस वक्त सिर्फ अपने टॉवल में था, मुस्कुराते हुए उसके पास बैठ गया, जो देखते ही खुशी एकदम से अपनी जगह से उछल पड़ी और कुछ दूरी पर जाकर उसे आंख दिखाते हुए, यह आप ऐसे क्यों बैठे हैं, कपड़े पहन कर आइए अपने। अक्षत नादान बनते हुए बोला, लेकिन जान तुमने ही तो कहा था खाना ठंडा हो रहा है, जल्दी आइए। खुशी अपना माथा पीटते हुए बोली, हाँ तो नंगा बैठने के लिए थोड़ी ना कहा था, कपड़े पहन कर आइए ऐसे कहा था, जाइए कपड़े पहन कर आइए, बेशरम कहीं के। कहकर खुशी मुंह बना लेती है और दिल ही दिल में खुद से बोली, इन्हें क्या लगता है मैं इनकी स्ट्रॉन्ग और अट्रैक्टिव बॉडी देखकर बहक जाऊंगी और माफ़ कर दूंगी, बिल्कुल भी नहीं, मैं नाराज़ हूँ। हाँ। वह धीरे से अपनी तिरछी नज़र घुमाकर अक्षत को देखती है, जो मोहब्बत भरी नज़रों से उसे ही देख रहा था। आप मुझे ऐसे टुकर टुकर क्या देख रहे हैं, कहा ना जाकर कपड़े पहनिए। अक्षत जानता था खुशी उसे इग्नोर करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वह ऐसा कैसे होने दे सकता था। वह अपने होठों पर शरारती मुस्कान लिए धीरे से खुशी की तरफ सरकते हुए बोला, लेकिन जान इस कंडीशन में क्या प्रॉब्लम है, मैं तो तुम्हारा पति। अक्षत को अपनी तरफ बढ़ते हुए देखकर खुशी अपनी सीट पर पीछे की तरफ सरकते हुए, दूर हटिए मुझसे, खबरदार पास मत आना। बहुत जल्दी याद आ गया आपको कि आप मेरे पति हैं, सुबह से 50 बार फ़ोन कर चुकी हैं, लेकिन बस बहाने पर बहाने बनाए हुए हैं।
यू नो व्हाट, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी, चुपचाप खाना खाइए और मुझे जाने दीजिए। इतना कहकर खुशी खाने की प्लेट अक्षत के चेहरे के पास करके उसे अपने हाथों से खाना खिलाने लगी और उसके गुस्से को कम ना होता हुआ देखकर अक्षत अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेता है, जो देखते ही खुशी आंखें निकालकर, यह क्या कर रहे हैं आप, मुंह खोलिए अपना। खाना खिलाने का दिल नहीं है तो मत खिलाओ जान, जाओ जाकर सो जाओ, मैं भी सोने जा रहा हूँ। अक्षत मुंह बनाकर अपनी जगह से उठने को हुआ, तभी खुशी बेचारी अपना सर लगभग पीटते हुए एकदम से उसका हाथ पकड़ लेती है और वापस अपनी जगह पर बैठाते हुए बोली, अच्छा ठीक है, बैठिए, खिलाती हूँ। खुशी बेचारी मासूम सा चेहरा बना लेती है और अक्षत उसके चेहरे को देखकर दिल ही दिल में हंस रहा था, लेकिन अपने चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन लिए हुए वह वापस अपनी जगह पर बैठ गया। खुशी बेचारी मुंह बनाकर अक्षत की गोद में जाकर बैठ गई। लीजिए, अब ठीक है ना? ओहो, पता नहीं क्या मुसीबत है, जब देखो तब अपनी मनवाते रहते हैं। मुझे तो ठीक से नाराज होने का भी हक नहीं है। पहले इनके बच्चे को संभालो और फिर इन्हें। खुशी अपने आप में ही बड़बड़ाते हुए एक बार फिर खाने की प्लेट अरेंज करती है और अक्षत उसकी बातों को सुनकर धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। उसके हाथ खुशी की कमर पर लिपट गए और उसकी कमर को सहलाते हुए वह प्यार से अपना मुंह खोल देता है। खुशी भी अक्षत के मुंह में खाने का निवाला डालती है, लेकिन इसके बावजूद वह अपना गुस्सा कायम रखने की पूरी कोशिश कर रही थी और अक्षत उसके गुस्से को खत्म करने की कोशिश में लगा हुआ था। अक्षत अपने होठों पर हल्की सी मुस्कान लिए खाना खाते हुए अपने शरारती हाथों से खुशी की कमर को सहलाते हुए धीरे धीरे अपने हाथों को ऊपर की तरफ ले जा रहा था। एक हाथ से खुशी की थाई को सहला रहा था और दूसरे हाथ से उसकी पीठ को सहलाते हुए शरारत कर रहा था। अक्षत के टच को महसूस कर खुशी, जो कि उसके गोद में बैठी हुई थी, उसका बदन सिहर रहा था। ना चाहते हुए भी उसकी सांस भारी हो रही थी। वह एकदम से अक्षत को आंखें दिखाते हुए मुंह बनाकर बोली, स्टॉप इट, यह क्या कर रहे हैं आप? मैं यहाँ आपको खाना खिलाने बैठी हूँ, आपके साथ रोमांस करने नहीं। हाथ रोकिए अपने। खुशी की बात को सुनकर अक्षत उसे पूरी तरह इग्नोर कर यूं ही अपनी शरारतों में लगे हुए अपनी मैग्नेटिक और डीप वॉइस में उसके कानों के पास जाकर बोला, यह हाथ अगर रुक गए तो सांसें भी रुक जाएंगी जान। अक्षत ने इतना कहा ही था, खुशी एकदम से घबराकर उसके होठों पर अपनी उंगली रख देती है। उसकी आंखों में नमी और मायूसी आने लगी थी। वह अपना सर ना में हिलाती है। खुशी की आंखों में दर्द देख अक्षत अपने होठों से उसकी उंगली को किस करते हुए धीरे से उसके होठों की तरफ बढ़ते हुए बोला, सॉरी, लेकिन काम सचमुच बहुत इम्पोर्टेंट था। क्या सचमुच मुझसे नाराज हो? अक्षत उसके होठों को चूमने ही वाला था। खुशी चेहरा दूसरी तरफ करते हुए मुंह बनाकर बोली, हाँ, बहुत नाराज, और मैं आपकी इन हरकतों से नहीं मानने वाली। अक्षत मुस्कुराकर उसके चेहरे को अपनी तरफ करते हुए बोला, मैं मना लूँगा। अक्षत खुशी का एक हाथ अपने सीने पर बने हुए टैटू पर रख देता है तो खुशी का ध्यान अपने फेस और नाम के टैटू पर गया, जिसे अक्षत ने बहुत पहले ही ठीक करवा लिया था। खुशी मुंह बनाकर अपने नाम के उस टैटू को सहलाते हुए बोली, मैं नहीं मानूंगी। इतना कहकर वह खाने का अगला निवाला अक्षत के मुंह में देती है तो अक्षत खाने का वह निवाला अपने मुंह में लेते हुए बोला, मैंने अभी मनाया ही कहाँ है। वह एकदम से खुशी के होठों से अपने होठ जोड़ देता है और उसके होठों को सक करते हुए अपने निवाले को गले के नीचे उतारने लगा। खुशी अक्षत की इस हरकत के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थी। वह अपनी आंखें हैरानी से बड़ी कर अक्षत को घूरने लगी और अगले ही पल उसके सीने पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर करने लगी, लेकिन अक्षत उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। वह तो बस उसके होठों को तेजी से सक कर रहा था। लगभग 15 मिनट बाद खुशी गहरी गहरी सांस लेते हुए उसके सीने पर अपना सर रखकर हाफते हुए बोली, बात खाने की हुई थी। अक्षत खुशी की नाइटी को तुरंत उसके कंधे से सरकाकर उसके सीने पर चूमते हुए बोला, खा ही तो रहा हूँ जान, मेरा डिलीशियस फूड। अक्षत के होठों को अपने बदन पर महसूस करते ही खुशी की पकड़ अपनी ड्रेस पर कस गई। ठरकी गंदे छिछोरे आदमी, यह खाना नहीं। खाने का बहाना बनाकर आप मेरी कमर तोड़ने का प्लान मत बनाइए। मैं नहीं मानने वाली। खाना है तो खाइए, मेरी जान मत खाइए। इतना कहकर खुशी अक्षत के सीने पर हाथ रख खुद से दूर धक्का देती है और मुंह बनाकर अपनी जगह से उठकर वहां से जाने लगी कि तभी अक्षत एकदम से उसकी कमर में हाथ डाल झटके से सोफे पर अपने नीचे खींच लेता है और अगले ही पल उसके ऊपर झुककर मदहोशी से उसके चिन को अपने होठों में भरकर तेजी से सक करते हुए बोला, उफ, यह जान भी तो मेरी है। जब चाहे तब ले सकता हूँ, जहाँ चाहे वहाँ ले सकता हूँ, जैसे अभी लूँगा। उफ जान। उसकी बातें और हरकतों को देखकर खुशी का मुंह खुला का खुला रह गया। वह समझ चुकी थी अक्षत अपनी बात मनवा कर रहेगा,
लेकिन खुशी भी कहाँ कम थी। उसने कसम खा ली थी वह अक्षत के सामने सरेंडर नहीं करेगी। अक्षत उसके पैरों को किस कर ही रहा था, तभी खुशी एकदम से उसके सीने पर अपना एक पैर रख खुद से दूर करते हुए आंखों में आंखें डालकर मुंह बनाकर बोली, खबरदार वहीं रुक जाइए वरना बहुत पछताएंगे। यह सुनते ही अक्षत होठों पर डेविल स्माइल लिए खुशी के उस पैर को मदहोशी से सहलाते हुए उसकी एक उंगली को अपने मुंह में लेकर शक करने लगा। मैं भी पछताने के लिए कब से तैयार बैठा हूँ। और अगले ही पल उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। अक्षु यह आप? खुशी एकदम से चिल्ला पड़ी। उसकी यह हरकत खुशी को बेचैन करने के लिए काफ़ी थी। वह घबराकर अक्षत को देखती है। तभी अक्षत अपने होठों पर एक उंगली रखकर सामने बेड पर सोए हुए अपने बच्चे की तरफ इशारा करता है। इतनी जोर आहें मत भरो जान, भूलो मत अब इस कमरे में हम अकेले नहीं हैं। अब खामोशी से पड़ी रहो और मुझे करने दो जो मैं चाहता हूँ। अगर तुम यह नहीं चाहती तो तुम्हारा बेटा भी हमारी खूबसूरत हरकतों को देखे। अक्षु प्लीज रुक जाइए ना, आपने अभी ठीक से मुझे मनाया भी नहीं है और रोमांस करने आ गए। हटिए, मुझे नहीं करना आपके साथ। अक्षत अपने होठों पर एटीट्यूड और डेविल स्माइल लिए, ओह ऐसा क्या, तो चलो तुम्हें अच्छे से मनाता हूँ। इतना कहकर वह एकदम से खुशी को अपनी गोद में उठा लेता है। खुशी गिरने के डर से उसके गले में अपनी बाहें लपेट लेती है। अक्षु कहाँ ले जा रहे हैं मुझे? छोड़िए मुझे नहीं जाना आपके साथ। आपको क्या लगता है आप हर बार अपनी बातें मुझे मनवा? अगले ही पल खुशी के शब्द उसके होठों में रह गए क्योंकि अक्षत ने अपने होठों से उसकी आवाज़ को बंद कर दिया और उसे किस करते हुए क्लोजेट रूम के अंदर लगे हुए एक सीक्रेट कमरे में ले गया। एक खूबसूरत और आलीशान रूम जिसमें अक्षत और खुशी की क्वालिटी टाइम बिताने वाली लगभग हर चीज़ थी। इसे अक्षत ने कुछ दिन पहले ही रेडी करवाया था ताकि वह बिना किसी प्रॉब्लम अपनी बीवी के साथ क्वालिटी टाइम बिता सके। अक्षत खुशी को लाते ही बेड पर पटक देता है। अक्षु! खुशी कुछ इंच ऊपर तक उछल गई लेकिन उसे बिल्कुल भी चोट नहीं लगी क्योंकि बेड बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट था और अक्षत झटके में उसके करीब आकर उसे ऊपर से नीचे तक स्कैन करते हुए मदहोशी से उसे देखते हुए बोला, अब देखता हूँ तुम कब तक मुझसे नाराज होती हो। करें। अक्षत की बातें सुन खुशी उसे कंफ्यूजन से देखने लगी। उसकी बातों का मतलब समझने की कोशिश कर रही थी। हा मेरी जान, तुम कितनी प्यारी हो, कितना शर्माती हो मुझसे। आई लव यू सो मच। अक्षत खुशी को अपने सीने से लगा लेता है और खुशी भी अपने प्यारे पति की शरारतों से खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाई कि तभी अचानक ही उसकी आंखें एक बार फिर हैरानी से बड़ी हो गई। अक्षु के बच्चे नहीं। कमरे में एक बार फिर दोनों की सिसकियां गूंज रही थी। जहां एक तरफ प्यार के दो दीवाने एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार कर रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ रूही अब तक अपने जख्मी हाथों में कुछ धुंधली सी नजर आ रही थी। अयान खान के नाम को देख रही थी जिसे देखते हुए उसके जख्म ताज़ा हो चुके थे। उसकी आंखों से आंसू सूख चुके थे। वह अपने अतीत को याद नहीं करना चाहती थी लेकिन इसके बावजूद वह काले साए उसका साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। उसकी आंखों से नींद गायब थी और अपने कमरे के बालकनी में बैठे वह अपने और सिमर के रिश्ते के बारे में एक बार फिर सोच रही थी कि तभी उसे अपने बेटे रूहान का ख्याल आया और वह एकदम से अपनी जगह से खड़े होकर खुद से बोली, या खुदा, अपने दुख में हमने अपने बेटे के बारे में तो सोचा ही नहीं। हमारा रूहान, पता नहीं वह। इतना कहकर वह जल्दी से अपना दुपट्टा लेकर रूहान के कमरे की तरफ आई और अपने बेटे को गहरी नींद में सोया हुआ देखकर कुछ पल के लिए सुकून का एहसास करती है। वह अपने बेटे के पास बैठी उसके सर पर हाथ सहलाने लगी लेकिन अगले ही पल उसकी नज़र रूहान की तकिया के नीचे छुपे हुए एक ड्राइंग पर गई। उसकी हल्की हल्की झलक रूही को वह पेंटिंग देखने के लिए कुरियस कर रही थी। रूही धीरे से रूहान को एडजस्ट कर उसके तकिए के नीचे से वह पेंटिंग निकाल ली और अगले ही पल उसकी आंखों से आंसू बहने लगे क्योंकि 6 साल के नन्हे रूहान ने अपने नन्हे हाथों से एक ब्यूटीफुल फैमिली पेंटिंग ड्रा की थी। यह पेंटिंग बहुत ज़्यादा क्लियर तो नहीं थी लेकिन इसे देखकर साफ समझा जा सकता था कि इस पेंटिंग में एक औरत जिसने अपने बदन पर सूट पहन रखा था अपने एक हाथ से अपने छोटे से बेटे को उंगली पकड़कर खड़ी थी और दूसरी तरफ एक और आदमी काली शर्ट और पैंट पहने खड़ा था जिसने उस बच्चे का दूसरा हाथ पकड़ रखा था। लेकिन रूही यह देखकर हैरान रह गई जब रूहान ने उस आदमी की पेंटिंग पर एक क्रॉस लगा देखा था और उस पर लिखा था, आई हेट यू। इसके अलावा पेंटिंग की हैंडिंग में हैप्पी फैमिली को कट करके रूहान लव्स मम्मा लिखा था। इस पेंटिंग को देखते हुए रूही की आंखों से आंसू बेइंतहा बहने लगे और वह एकदम से मुंह पर हाथ रखकर अपनी सिसकियों को काबू करने लगी। वह जानती थी इन दिनों जो कुछ भी चल रहा है
और रूहान ने जो कुछ भी महसूस किया है वह उसके नाजुक छोटे से दिल पर किस कदर असर डाल रहा था। कहीं ना कहीं रूही रूहान के दर्द को समझकर खुद को गिल्टी फील कर रही थी। एक माँ होने के नाते वह जानती थी उसका बेटा शुरू से ही एक फैमिली चाहता था, लेकिन अफसोस वह अपने बेटे की इस चाहत को आज तक पूरा नहीं कर पाई। और आज जबकि वह अपने अतीत को भूलकर उसकी इस चाहत को पूरा करना चाहती है, न जाने क्यों उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसका यह फैसला उसके बेटे को अकेलेपन की तरफ धकेल रहा था। रूही एकदम से रोते हुए अपने सोए हुए बेटे को सीने से लगा लेती है। वह अपनी आंखें बंद कर अपने बेटे से दिल ही दिल में माफ़ी मांग रही थी। इतना सब कुछ हो गया था उसकी ज़िंदगी में जिसमें उसकी कोई गलती भी नहीं थी, लेकिन सच तो यह है कि सालों पहले भी रूही ने ही सब कुछ बर्दाश्त किया था। और आज जबकि वह अपने दुख से निकलकर अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन करना चाहती है, उसके कदम डगमगा रहे थे। रूही दर्द से तड़प कर अपने बेटे को देख रही थी और उसे समझने की कोशिश कर रही थी। अगली सुबह, गुड मॉर्निंग मम्मा, सुबह हो गई है, उठ जाओ। रूही की आंखें खुली तो उसकी मासूम छोटा सा बेटा अपने हाथों में चाय की ट्रे और होठों पर मीठी सी मुस्कान सजाए खड़ा था। रूही को देखते ही रूही एकदम से अपनी जगह से उठी और घबराकर चाय उसके हाथों से लेकर साइड टेबल पर रखते हुए बोली, रूहान बेटा, यह आप क्या कर रहे हो? इतनी गरम गरम चाय आपसे किसने कहा था लाने के लिए? किसी ने नहीं, तुम्हारा बेटा जिद करके खुद अपनी मर्जी से इसे लेकर आया है। यह शब्द दरवाजे की तरफ से आए थे, जिसे सुनकर रूही ने अपनी नज़र उठाकर सामने देखा जहां निकिता अपने होठों पर स्माइल लेकर खड़ी थी। निकिता, जिसके हाथों में उसका छोटा सा बेटा अर्थव भी था, मुस्कुराते हुए कमरे के अंदर आकर बोली, मैंने तो इसे मना किया था लेकिन यह माना ही नहीं। कह रहा था मम्मा को गुड मॉर्निंग विश करूंगा। निकिता की बात सुनकर रूही अपने छोटे से बेटे के चेहरे की तरफ देखती है तो रूहान मुस्कुराकर अपनी मम्मा के पास बैठते हुए बोला, मम्मा, मैंने कहा था ना मैं आपका ख्याल रखूंगा, बस इसीलिए लेकर आया था। आपको अच्छा नहीं लगा क्या? रूहान के मासूम सवाल पर रूही तुरंत उसे सीने से लगाकर प्यार से बोली, बहुत अच्छा लगा मेरे बच्चे, लेकिन आगे से ऐसा मत करना, आप बहुत छोटे हो। मुझे डर लगता है अगर आपको चोट लग जाएगी तो आपकी मम्मा का ख्याल कौन रखेगा? वैसे भी मेरे लिए तो आपका सुबह सुबह मुस्कुराता हुआ चेहरा देखना ही मेरी बेस्ट गुड मॉर्निंग है। अच्छा यह बताओ बेटा, आज आप नाश्ते में क्या लोगे? मैं अपने हाथों से आपके लिए बनाऊंगी। यह सुनते ही रूहानी ने खुश होकर कहा, चीज़ पिज्ज़ा और स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक। ओके, मैं अभी बनाकर लाती हूँ, आप जाकर फ्रेश हो जाओ। इतना कहकर रूही जाने लगी तभी रूहान उसका हाथ पकड़कर रोकते हुए बोला, मम्मा एक मिनट, पहले चाय तो पी लो, मैं इतनी मुश्किल से लाया था। और हाँ, याद आया, समीर डैड ने आपको कॉल किया था, कह रहे थे आपसे ज़रूरी बात करनी है। समीर का जिक्र सुनते ही रूही एक पल के लिए सीरियस हो गई। उसके चेहरे की मायूसी निकिता भी समझ चुकी थी, जिसे समझकर उसने रूहान से कहा, रोहन बेटा, आज आपकी मम्मा की शादी है, तो आपने उन्हें गिफ्ट में देने के लिए क्या लिया है, ज़रा हमें भी तो बताओ। गिफ्ट? अरे हाँ, मैंने मम्मा के लिए गिफ्ट बनाया है, मौसी मैं अभी लेकर आता हूँ। इतना कहकर वह दौड़ते हुए कमरे से बाहर चला गया और उसके जाते ही निकिता रूही के कंधे पर हाथ रखकर बोली, ज़्यादा मत सोचो रूही, तुम्हारा फैसला बिल्कुल सही है। रूहान बच्चा है, वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। मुझे यकीन है समीर तुम्हारे लिए बेस्ट लाइफ पार्टनर बन सकता है और रूहान के लिए एक अच्छा डैड भी। एटलीस्ट वह उसके रियल डैड से तो अच्छा ही है। इससे पहले निकिता आगे कुछ कहती, रूही एक गहरी सांस लेकर अपनी जगह से खड़े होते हुए बोली, निकिता दीदी, मुझे समीर से बात करनी है, मैं अभी आई। इतना कहकर वह अपने बेटे के प्यार से लाए हुए चाय के कप को लेकर वहां से निकल गई। थोड़ी देर बाद वह कमरे में आकर समीर को कॉल करती हैं। हेलो समीर, तुमने कॉल किया था? रूही की मीठी सी आवाज़ सुनते ही समीर के होठों पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। रूही मेरी जान, थैंक गॉड तुमने मुझे कॉल बैक किया। तुम्हें पता है मैं कितना डर रहा था। यू नो व्हाट, मुझे अब तक यकीन नहीं हो रहा है कि आज हम दोनों की शादी है। रूही सच बताऊं, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। फाइनली आज मेरा ख्वाब, मेरी मोहब्बत पूरी होने वाली है। तुम मेरी होने वाली हो। रूही, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इस खुशी को किस तरह एंजॉय करूं। खैर, मैं तुम्हें यह बताने के लिए फ़ोन कर रहा था कि मैंने शादी का जोड़ा भिजवा दिया है। थोड़ी देर में तुम्हें रिसीव हो जाएगा। उसे पहन कर ट्राई कर लेना और कोई कमी हो तो बताना। और हाँ, अच्छे से तैयार होना। वह क्या है ना, आज मेरा चांद मेरे आंगन में उतरने वाला है। मुझे तो डर लग रहा है कहीं मेरी धड़कन ही ना रुक जाए। समीर एक्साइटमेंट में अपने दिल की बात कह रहा था तो वहीं उसकी बात को सुनकर रूही ने एकदम से हड़बड़ाते हुए कहा, समीर, खुदा के लिए ऐसी बातें ना करो, धड़कनें रुके तुम्हारे दुश्मनों की। तुम्हें तो बहुत लंबा। इससे पहले वह अपनी बात पूरी कर दी, समीर ने मुस्कुराकर अपने दिल पर हाथ रखकर कहा, नहीं रूही, धड़कन तो मेरी ही रुकनी चाहिए।
खुदा ना करे अगर आज मेरा यह ख्वाब पूरा ना हुआ तो शायद यह धड़कन सचमुच बंद हो जाएगी। सच कहूँ तो आप मुझसे इंतज़ार नहीं होता। अब तो बस एक ही ख्वाहिश है, तुम्हें पूरे हक और मोहब्बत के साथ अपना बनाना। सच, उसके बाद अगर मौत भी हो जाए तो गम ना होगा। रूही, मुझसे वादा करो, तुम मेरे लिए तैयार होगी ना मेरी जान। समीर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होकर अपनी बातें कह रहा था और उसकी फीलिंग्स को सुनकर समझकर रूही की आंखों में ठहरे हुए आंसू एक बार फिर बहने लगे। समीर, आई लव यू। काश तुम मेरी ज़िंदगी में पहले आए होते, काश मैंने तुम्हें पहले समझा होता, काश तुम और मैं। रूही की बातें अधूरी ही रह गई थी। शाम का वक्त जिंदल विला में खुशी मुंह बनाते हुए अक्षत के वाइट और पीच कॉम्बिनेशन शेरवानी के दुपट्टे को सेट कर रही थी और उसके कॉलर को सेट करते हुए बोली, ओफो अक्षु, आप अभी कभी नहीं सुधरेंगे। ऑफिस हो या पार्टी, आपको मेरे हाथों से ही रेडी होना है। मतलब हद होती है जिद की। इतने बड़े हो गए हैं आप, लेकिन फिर भी आपको छोटे बच्चों की तरह पैम्पर करना पड़ता है। पहले तो सिर्फ आप थे, लेकिन अब आपका बेटा भी, और अभी तो मुझे खुद भी रेडी होना है। आह, क्या कर रहे हैं, आराम से सीधे खड़े रहिए। जब देखो तब छेड़छाड़ और बदमाशी। अक्षु, बाइट नहीं। देखिए, मैं कह देती हूँ, अगर आप यही हरकतें करेंगे तो मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। हाँ। इतना कहकर खुशी मुंह बनाते हुए अक्षत से खुद को छुड़ाने लगती है तो वहीं अक्षत, जिनके होठों पर एक शरारती मुस्कान थी और उसके हाथ कभी खुशी की कमर तो कभी उसके सीने पर अपनी पकड़ कसते हुए शरारत कर रहे थे, वह कभी अपने होठों से खुशी के गालों को अपने होठों में भर लेता तो कभी उंगलियों से उसकी कमर को मसल देता। खुशी उसकी हरकतों से परेशान होकर उसे घूरने लगी कि तभी अक्षत उसकी कमर पर अपनी पकड़ कसते हुए झटके से अपनी ओर करीब कर लेता है। अक्षु, यह आप कहाँ जाओगी मुझे छोड़कर? जहाँ भी जाओगी मुझे ही पाओगी। तुम्हारा मुझसे पीछा छुड़ाना ख्वाबों में भी पॉसिबल नहीं है मेरी जान। और रही बात मेरी शरारतों की, तो एक बात समझ लो, इन शरारतों को तुम्हें जिंदगी भर झेलना है। इतना कहकर अक्षत खुशी के चेहरे को अपने हाथों में थाम कर उसके चेहरे पर आए बालों की लट को कानों के पीछे कर आंखों में देखते हुए बोला, और रही बात तुम्हारी रेडी होने की, तो तुम्हें तैयार होने की क्या ज़रूरत है? तुम तो ऐसे ही मुझे अपना दीवाना बना चुकी हो, और बनाओगी तो शायद तुम्हारा झेलना मुश्किल हो जाएगा। मैं तो कहता हूँ, सबको जाने दो शादी में। हम अपनी सुहागरात यहाँ एक बार फिर से एंजॉय करते हैं। क्या ख्याल है तुम्हारा? इतना कहकर अक्षत के हाथ खुशी की कमी से होते हुए धीरे धीरे उसके नाइटी के अंदर जाने लगे। अक्षत की शरारत और इंटेंशन को समझकर ही खुशी मुंह बनाते हुए तुरंत उसके हाथ पर हाथ मारती है और आंखें दिखाकर बोली, बहुत ही बुरा ख्याल है अक्षु। सब समझती हूँ मैं आपकी बदमाशियाँ, पर खबरदार जो इस फॉर्म में लाने की कोशिश की। अरे, आपको शर्म नहीं आती? घर में शादी है और आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। चलिए भागिए यहाँ से और मुझे तैयार होने दीजिए। वैसे आपका बेटा नजर नहीं आ रहा, कहाँ है वह? मुझे उसे भी रेडी करना है, उसके बाद खुद रेडी होना है। बहुत सारा काम है, मैं उसे देख कर आती हूँ। ओके। इतना कहकर वह अक्षत को छोड़ वहां से जाने लगी कि तभी अक्षत एकदम से उसका हाथ पकड़ झटके से दोबारा अपनी तरफ खींचता है। अक्षु, हड़बड़ाहट में खुशी के दोनों हाथ अक्षत के कंधे पर आ गए। वह हैरानी से उसकी आंखों में देखने लगी तो अक्षत धीरे से अपने होठ खुशी के होठों के करीब ले जाकर झुकते हुए बोला, जाने से पहले मुझे मेरी सांसें तो देती जाओ, वरना मेरी धड़कन कैसे चलेगी। यह सुनकर खुशी के होठों पर मुस्कान आ गई और वह धीरे से अक्षत के होठों के करीब जाते हुए बोली, जब तक मेरी सांसें चल रही हैं इन धड़कनों को भी चलना होगा। वह तुरंत अक्षत के होठों पर अपने होठ रख देती है और उसे लाइट सा किस कर एकदम से उससे दूर हुई और तेजी से बाहर की तरफ भागते हुए बोली, फिलहाल इतने से ही काम चला लीजिए, बदमाश कहीं के। खुशी ने यह सब इतनी जल्दी किया कि बेचारा अक्षत, जो अब तक अपनी जान के होठों को ठीक से अपने होठों में पैक भी नहीं कर पाया था, अगले ही पल अपनी जान की चालाकी से अनजान हैरानी से दरवाजे की तरफ देखता ही रह गया। उसे एक सेकंड के लिए भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि खुशी इतनी जल्दी भाग जाएगी। वह तो अभी खुशी की कमर पर अपनी पकड़ कसने का मन बना रहा था, लेकिन तब तक उसकी शैतान से जान, जो कि पहले ही अक्षत की हरकतों से वाकिफ थी, उसे उल्लू बनाकर भाग गई थी। और अब दुनिया का नंबर 1 बिजनेस टाइकून द ग्रेट अक्षत जिंदल, द माफिया किंग, ब्लैक डेविल, जो अपनी दुश्मनों की सांसों से ही उनकी हरकत का अंदाजा लगा लेता था, अपनी जान की शरारतों के आगे एक बार फिर अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर पाया। अगले ही पल वह दरवाजे को घूरते हुए मुंह बनाकर अपने हाथों की मुट्ठी कस के बोला, जान, तुमने मुझे फिर से उल्लू बनाया। यह बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। बस एक बार मेरी बाहों में आ जाओ, फिर देखो मैं तुम्हारी क्या हालत करता हूँ। लगता है रात की कसर बाकी रह गई है। अक्षत मुंह बनाकर झुंझलाते हुए बाहर निकल गया। कुछ देर बाद खुशी अंश को रेडी कर रही थी और अक्षत गाल फुलाकर उन दोनों माँ बेटे को देख रहा था।
उसे तो बस खुशी किसी भी कीमत पर अपने नीचे चाहिए थी। वह अपने दिमाग पर जोर दे रहा था और अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाते हुए बस खुशी को ही एक टक निहार रहा था। ऐसा करते हुए जितना हैंडसम और अट्रैक्टिव लग रहा था, उससे कहीं ज़्यादा क्यूट और शैतान मालूम हो रहा था। माफिया किंग ब्लैक डेविल, जो अपने दुश्मनों की सांसों से ही उनकी हरकत का अंदाजा लगा लेता था, अपनी जान की शरारतों के आगे एक बार फिर अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर पाया। अगले ही पल वह दरवाजे को घूरते हुए मुंह बनाकर अपने हाथों की मुट्ठी करके बोला, जान, तुमने मुझे फिर से उल्लू बनाया। यह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। बस एक बार मेरी बाहों में आओ, फिर देखो मैं तुम्हारी क्या हालत करता हूँ। लगता है रात की कसर बाकी रह गई है। अक्षत मुंह बनाकर झुंझलाते हुए बाहर निकल गया। कुछ देर बाद खुशी अंश को रेडी कर रही थी और अक्षत गाल फुलाकर उन दोनों माँ बेटे को देख रहा था। उसे तो बस खुशी किसी भी कीमत पर अपने नीचे चाहिए थी। वह अपने दिमाग पर जोर दे रहा था और अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाते हुए बस खुशी को ही एक टक निहार रहा था। ऐसा करते हुए वह जितना हैंडसम और अट्रैक्टिव लग रहा था, उससे कहीं ज़्यादा क्यूट और शैतान मालूम हो रहा था। तो वहीं 1.5 साल का मासूम सा अंश, जो कि इन कुछ महीनों में अपने डैडी का उसकी माँ को लेकर खुद से जलन को अच्छे से महसूस कर चुका था। हालांकि इन 1 महीने में अक्षत ने उसे बहुत प्यार किया था, उसकी हर ज़रूरत का ख्याल रखा था, उसे अपनी बाहों में खिलाता था, सुलाता था और उसके साथ नोक झोंक भरी बातें भी किया करता था। लेकिन बात जब उसकी जान खुशी को अंश के साथ बांटने की आती थी, अक्षत की हरकत उस छोटे बच्चे से भी ज़्यादा बचकानी हो जाती थी, जो अपने माँ और बाप के बीच करीबियाँ बर्दाश्त नहीं कर पाते। अक्षत की यही एक प्रॉब्लम थी जिसे वह अब तक ओवरकम नहीं कर पाया था। लाख कोशिश के बावजूद खुशी को अपने बेटे के साथ बांटना नहीं चाहता था और यह खुशी के प्रति उसकी जलन से ज़्यादा जुनूनी मोहब्बत थी। लेकिन इसके बावजूद वह अपनी जलन को काबू कर गाल फुलाकर उन दोनों माँ बेटे को देख रहा था, जो आपस में ही लगे पड़े थे। खुशी दुनिया की बाकी माँ की तरह अपने छोटे से 1.5 साल के बच्चे को प्यार दुलार और पुचकार के साथ रेडी कर रही थी। मेरा राजा आज क्यूट क्यूट के साथ हैंडसम भी लगेगा। हाय मेरा दुलारा सोना चांदी, किसी की नज़र ना लगे मेरे बच्चे को। आज मम्मा बेबी को रेडी करके रूही मासी की शादी में जाएगी। हाँ, हाय मैं तो यह सोचकर उस दिन को याद कर रही हूँ कब मेरा बेटा भी बड़ा होगा और मैं लाऊंगी अपने राजा बेटा के लिए उसकी ही जैसी एक प्यारी क्यूट क्यूट सी दुल्हन। खुशी बैठकर अपने ख्याली पुलाव पका रही थी और उसकी बातों को सुनकर अक्षत के कान खड़े हो गए। वह अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर खुशी को घूरते हुए मुंह बनाकर बोला, अरे वाह क्या बात है, बेटा अभी पालने में है और उसकी शादी के ख्वाब सजाए जा रहे हैं और एक मैं हूँ जिसके ख्वाब, अरमान और चाहतों की तुम्हें कोई फिक्र ही नहीं है। जान तुम बहुत बदल गई हो। मैं देख रहा हूँ तब से तुम मुझ पर ध्यान ही नहीं दे रही हो, बस जब देखो तब अपने इस बेटे। अक्षत ने इतना कहा ही था कि तभी खुशी उसे अपनी नज़र उठाकर घूरने लगी। इसके बाद अक्षत तुरंत अपनी बात बदलते हुए बोला, नहीं मेरा मतलब है हमारे बेटे। कितना ख्याल रखती हो तुम उसका। जान मैं क्या कह रहा था, प्लीज एक बार अपनी यह दया दृष्टि मुझ पर भी डाल दो, आखिर मुझे भी तो हक है ना तुम्हारे प्यार का। कहते हुए अक्षत खुशी के पास आकर धीरे से उसकी कमर पर हाथ फैलाने लगा और उसकी हरकत को देखकर खुशी मुंह बनाते हुए धीरे से उसके हाथों पर हाथ मारकर बोली, खबरदार अपने हाथ कंट्रोल में रखिए, बदमाश कहीं के। बच्चे के सामने कुछ भी करते रहते हैं, शर्म कीजिए कुछ। और आप यहाँ बैठे बैठे मेरा मुंह क्या देख रहे हैं। आप खुद रेडी हो गए हैं ना, तो एक काम कीजिए। खुशी अपनी जगह से उठकर अक्षत का हाथ पकड़कर उसे अंश के सामने बैठा देती है और मुंह बनाकर अक्षत को क्रीम पाउडर और ड्रेस अक्षत के हाथों में देते हुए बोली, यह लीजिए और संभालिए, रेडी कीजिए अपने बेटे को, तब तक मैं भी रेडी होकर आती हूँ। बड़े आए दया दृष्टि वाले। इन पर दया मैं करूँगी तो मुझ पर दया कौन करेगा। मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा है जो मैं उनके पास जाऊंगी। इतना कहकर खुशी मटकते हुए क्लोजेट रूम में चली गई और उसकी बातों को सुनकर अक्षत बेचारा मुंह खोले हुए उसे देखता ही रह गया। खुशी के जाने के बाद वह नाक खुलाकर अपने हाथ में लिए हुए क्रीम पाउडर और अंश के छोटे छोटे ड्रेस की तरफ देखने लगा। एक मिनट, क्या जान मुझे बेबी सीटिंग का काम सौंप कर गई है। अरे मैं बिजनेस टाइकून हूँ, कोई बेबी सीटर नहीं। अक्षत सामने बैठे अंश को घूरते हुए आंखें छोटे करके बोला, ए छोटा शैतान, कान खोल कर सुन लो, मैं यह सब नहीं करूँगा। अरे मेरी भी कोई इज्जत है, रिस्पेक्ट है। रुको मैं तुम्हारे लिए किसी को बुलाकर। कहते हुए अक्षत अपना मोबाइल फ़ोन निकालकर किसी को कॉल करने ही वाला था कि तभी
छोटा सा 1.5 साल का अंश अपनी शरारती चेहरे पर मुस्कान लिए अपने डैडी का हाथ पकड़ लेता है और दिल ही दिल में बोला, कोशिश भी मत करना मेरे शैतान डैडी, क्योंकि अगर मम्मा को पता चला ना तो उनकी दया दृष्टि आप भूल जाइएगा और गुस्से वाली दृष्टि के लिए तैयार रहना। चुपचाप रेडी कीजिए मुझे, हम लोग रूही मासी की शादी के लिए लेट हो रहे हैं। इतना सोचकर अंश खिलखिलाकर हंसने लगा और उसकी बातों को सुनकर अक्षत गुस्से से मुंह बनाते हुए बोला, तुम मुझे धमकी दे रहे हो छोटा शैतान? मुझे भूल गए मैं तुम्हारा बाप हूँ, याद है? इसीलिए तो मेरे और मेरी माँ का प्यार देखकर जलते रहते हैं। डैडी आप कब सुधरोगे? यह सुनकर अक्षत अपने होठों पर प्यारी सी मुस्कान लेकर अंश की छोटी सी नाक खींचते हुए बोला, कभी नहीं। कान खोलकर सुन लो मेरा छोटा शैतान, तुम्हारी माँ के साथ रहकर मैं सिर्फ बिगड़ सकता हूँ, क्योंकि वह मेरी जान है, समझे? अब चलो जल्दी रेडी हो जाओ, वरना तुम्हारी माँ आकर हम दोनों की क्लास लगा देगी। इतना कहकर अक्षत अपने सख्त हाथों से अंश को बहुत प्यार से क्रीम पाउडर लगाने लगा। डैडी आपके हाथ बहुत सख्त हैं, थोड़ा आराम से करो, मुझे दर्द हो रहा है। ज़्यादा ड्रामा नहीं, डेविल के बेटे हो, इतनी रफनेस तो बर्दाश्त करनी होगी। अच्छा अंश, तुम्हें हमारी डील तो याद है ना? छोटा सा अंश कंफ्यूज आंखों से अक्षत को देखते हुए दिल ही दिल में बोला और उसकी बातों को सुनकर अक्षत भी छोटी आंखें कर उसे घूरते हुए बोला, कौन सी डील? छोटा शैतान इतनी जल्दी भूल गए? तुम्हें याद है ना मैंने तुमसे क्या कहा था? यह सुनते ही अंश अपने दिमाग पर जोर देकर बोला, हाँ अच्छे से याद है, यही ना कि आपके ना रहते हुए मैं मम्मा का ध्यान अपनी तरफ डाइवर्ट करूं, तो वह तो मैं बहुत अच्छे से करता हूं। यह सुन अक्षत अपना सर झटक कर माथा पीटते हुए बोला, हाँ मुझे मालूम है वह तुम अच्छे से करते हो, लेकिन मैं उस डील की बात नहीं कर रहा, बल्कि उस डील की बात कर रहा हूँ जो हमने बाद में की थी। रिमेंबर, जब भी मैं घर पर रहूँगा तुम्हारी मम्मा का पूरा टाइम मेरा होगा, तुम उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश नहीं करोगे। हाँ तुम अपनी मम्मा पर हक जता सकते हो, लेकिन मेरे ऑफिस या घर से बाहर जाने के बाद बदले में मैं तुम्हें तुम्हारे सारे फेवरेट टॉय ला कर दूंगा और मम्मा के मना करने के बावजूद तुम्हें आइसक्रीम खिलाऊंगा और हर संडे मुझे रोलर कोस्टर पर घुमाओगे। लेकिन लास्ट संडे आप अपना वादा भूल गए थे, इसीलिए अब हम दोनों की डील कैंसिल। इतना कहकर अंश मुंह फुला लेता है और उसकी बात सुनते ही अक्षत की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वह झटके से उसके कंधे पकड़कर बोला, क्या कहा? जरा फिर से कहो, डील कैंसिल? ऐसे कैसे कैंसिल? अरे माना कि पिछले संडे मैं तुम्हें नहीं ले गया क्योंकि मैं बहुत बिजी था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम मुझे धमकी दो। कान खोलकर सुन लो छोटा शैतान, मैं। इससे पहले अक्षत अपनी बात पूरी करता, अंश अपने होठों पर शरारती मुस्कान लेकर अक्षत की उंगली पर जोर से काट लेता है। अक्षत, जिसे अपनी उंगलियों में बहुत जोर से तो नहीं लेकिन थोड़ी सी टीज मची थी, वह एकदम से अपना हाथ पीछे खींच अंश को घूरते हुए बोला, यह क्या किया तुमने छोटा शैतान? तुम आपका बेटा हूँ, कोई मुझ पर चिल्लाए मुझे जरा भी पसंद नहीं है, चाहे वह आप ही क्यों ना हो, सिवाय मेरी मम्मा के। इसीलिए बेहतर होगा आवाज़ थोड़ा नीचे करके बात कीजिए, वरना मम्मा से शिकायत कर दूंगा आपकी, फिर देखना वह आपको कितना डांटती है। अंश ने इतना कहा ही था कि तभी अक्षत उसे घूरते हुए अपनी वार्निंग लुक दिखाकर बोला, ए खबरदार, या अपनी माँ की धमकी किसे दे रहे हो? भूलो मत छोटे शैतान, मैं ब्लैक डेविल हूँ और कोई मुझे आंख दिखाए मुझे जरा भी। हाँ जानता हूँ आपको जरा भी फर्क नहीं पड़ता और ना ही आप डरते हो, लेकिन मेरी मम्मा को देखकर आपकी फटती है, यह बात मुझे अच्छे से मालूम है। यह सुनते ही अक्षत की आंखें हैरानी से फैल गई। वह एकदम से अपने सामने बैठे उस छोटे शैतान को ऊपर से नीचे तक घूरने लगा। क्या कहा? जरा फिर से कहो। मेरी तुम्हारी माँ से फटती है? तुम्हारा दिमाग ठीक है? अंश, मैं देख रहा हूँ आजकल तुम मुझे बहुत ज़्यादा ही फ्रेंडली हो रहे हो, लगता है तुम्हें अपनी ज़िंदगी से। इससे पहले अक्षत अपनी बात पूरी करता, आज तुरंत मुस्कुराकर अपनी जगह से खड़ा हो गया और अक्षत के ऊपर चढ़ते हुए उसके गालों को अपने हाथों में लेकर बोला, ओह कम ऑन डैडी, आप कितना गुस्सा करते हैं। मम्मा ठीक कहती है, अपना एक नंबर के राक्षस हो, जब देखो तब छोटे छोटे मासूम बच्चों को डराते रहते हो। लेकिन मैं आपसे नहीं डरने वाला, क्योंकि मेरे डैडी ब्लैक डेविल हैं और मैं उनका प्रिंस किसी से नहीं डरता, लेकिन यह किंग डरता है और वह भी अपनी क्वीन से, है ना? बोलो मैं झूठ बोल रहा हूँ? इतना कहकर अंश अपने छोटे छोटे होठों को गोल पाउट बना लेता है और अपनी मासूम टिमटिमाती आंखों से अपने डैडी को देखने लगा। तो वहीं अक्षत, जो कि अब तक अपना झूठा गुस्सा दिखाने की कोशिश कर रहा था, उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। वह मुस्कुराते हुए अपने बेटे को गोद में उठा लेता है और प्यार से उसके गालों पर किस करते हुए बोला, हाँ यह सच है, यह किंग दुनिया में किसी से नहीं डरता सिवाय अपनी क्वीन के।
मैं उसके गुस्से से नहीं बल्कि उसकी नाराजगी से डरता हूँ। वह धड़कन है, मेरी जान है। और यह सुनते ही अंश मासूम से चेहरे के साथ क्यूरोस होकर बोला, और मैं कुछ नहीं हूँ। उसके चेहरे पर मायूसी थी, जिसे देखकर अक्षत प्यार से उसके गाल खींचते हुए बोला, तुम मेरा दिल हो और हमारी खुशी की एक नई वजह है। अच्छा, बहुत हो गई बातें, अब चलो जल्दी जल्दी रेडी हो जाओ, मम्मा आती ही होगी। अगर वह देखेगी कि तुम रेडी नहीं हुए तो फिर से मुझे सुनाएगी। इतना कहकर अक्षत अपने बेटे को जल्दी जल्दी रेडी करने लगा और अपने डैडी को मम्मा से डरते हुए देखकर छोटा सा अंश खिलखिलाकर हंस रहा था। कुछ ही देर में अंश पूरी तरह रेडी हो गया कि तभी क्लोजेट रूम का दरवाजा खुला और खुशी मुस्कुराते हुए अपने साड़ी के आंचल को संभालते हुए आईने के सामने आकर खड़ी हो गई और बोली, अरे वाह, मेरा बेटा तो बड़ा क्यूट लग रहा है। अक्षु देखिए, यह साड़ी मुझ पर कैसी लग रही है। खुशी मुस्कुराते हुए जैसे ही अक्षत को अपनी खूबसूरत रेड कलर की साड़ी गोल गोल घूमकर दिखा रही थी, अक्षत की सांस मानो एक पल के लिए थम सी गई। वह तो उसे ऊपर से नीचे तक देखता ही रह गया और अब उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी, क्योंकि उसकी मासूम जान, जिसने अपने बदन पर एक खूबसूरत सीक्वेंस वर्क रेड कलर की साड़ी पहन रखी थी, जिसका ब्लाउज आगे से वीक नेक वाला हल्का डीप था और पीछे से कुछ डोरियों से बना हुआ बैकलेस, हाथों में रेड कलर के खूबसूरत भर भर कर कांच की चूड़ियाँ, कानों में रेड कुंदन के ईयरिंग्स, गले में एक छोटा नेकलेस, खूबसूरत लंबे काले बाल जिसे अपने बीच पार्टीशन कर रखा था, नीचे से हल्के कर्ल, चेहरे पर लाइट मेकअप, होठों पर रेड लिपस्टिक, गले में अक्षत के नाम का मंगलसूत्र और माथे पर चमकती हुई लाल बिंदी, मांग में भरकर सिंदूर। वह ऊपर से नीचे तक एक नई नवेली दुल्हन की तरह दमक रही थी, जिसे देखते ही अक्षत 5 साल पहले अपने उन दिनों में खो गया जब उसने खुशी को शादी के बाद पहली बार रेड साड़ी में देखा था। खुशी के चेहरे पर आज भी वही नूर था और अक्षत उसी दीवानगी के साथ उसे ऊपर से नीचे तक निहार रहा था कि तभी खुशी, जो कि आईने में देखते हुए अपने मांग के सिंदूर को सेट कर रही थी, अक्षत के जवाब का इंतजार करते हुए मुंह बनाकर बोली, अक्षु कहाँ खो गए? मैंने आपसे कुछ पूछा, यह साड़ी अच्छी नहीं लग रही क्या? खुशी के सवाल पर अक्षत अपने होश में आया और एकदम से उसके होठों पर एक डेविल स्माइल आ गई। वह तुरंत अपना मोबाइल फोन निकालकर किसी को मैसेज करता है और धीरे से अपने बेटे अंश के कानों के पास बोला, छोटा शैतान, माना कि मेरी गलती के कारण हमारी पिछली डील टूट चुकी है, लेकिन हम दोबारा इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। आई प्रॉमिस, इस बार अपना वादा नहीं भूलूंगा। थोड़ी देर में मेड आती होगी, चुपचाप बिना बहाना किए उनके साथ निकल जाना, समझे? मुझे तुम्हारी मम्मा की साड़ी की तारीफ करनी है, उसमें वक्त लगेगा। अक्षत ने इतना कहा ही था कि तभी कमरे का दरवाजा नॉक होता है, जिसे सुनते ही खुशी का ध्यान दरवाजे की तरफ गया। वह दरवाजा खोलने ही वाली थी, तभी अक्षत तुरंत खुशी को रोकते हुए बोला, जान रहने दो, मैं देखता हूँ। इतना कहकर वह एकदम से अंश को अपनी गोद में उठाकर दरवाजा खोलने चला गया। उसने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने मेड को देखकर वह तुरंत अंश को मेड के गोद में देने लगा, लेकिन इससे पहले कि मेड अंश को गोद में ले पाती, अंश तुरंत अपनी डैडी का शेरवानी का दुपट्टा पकड़ लेता है, जिसे अक्षत उसे कंफ्यूजन से देखने लगा कि तभी अंश अपने होठों पर शरारती मुस्कान लेकर दिल ही दिल में बोला, इतनी जल्दी भी क्या है डैडी? पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। डील प्रपोजल आपकी तरफ से आया है, लेकिन मैंने इसे अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि मम्मा कहती है जब तक पार्टी अपनी शर्त बताए तो दूसरी पार्टी को भी अपनी शर्त बताने का पूरा हक है, तभी तो डील बराबर की होगी। अंश के दिल की बात सुनते ही अक्षत की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वह तुरंत उसे घूरते हुए वापस अपनी गोद में लेकर धीरे से बोला, क्या कहा तुमने छोटा शैतान? जरा फिर से कहो। शर्त? ओह हेलो, अभी तुम इतने बड़े नहीं हुए हो जो मेरे सामने शर्त रख सको। मैंने तुम्हें उंगली क्या पकड़ाई, तुम तो कंधे पर ही चढ़ने लगे। कोई शर्त पूरी नहीं होगी, चुपचाप जो मेड के साथ, वरना। इतना कहकर अक्षत अंश को अपनी नीली आंखों से घूरते हुए धमकी दे ही रहा था कि तभी अंश अपने होठों पर डेविल स्माइल लेकर बोला, अच्छा ऐसा क्या? तो ठीक है कि आवाज के साथ अंश गला फाड़ फाड़ कर रोने लगा और यह देखते ही अक्षत की आंखें हैरानी से फैल गई।